अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। मैं शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान से एमबीबीएस कर रहा हूँ। मैं इस वक्त सेकंड ईयर में हूँ। मैंने 2020 में एंट्री टेस्ट दिया था, तो मैंने उसमें 188 मार्क्स सिक्योर किए थे आउट ऑफ 200। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेरिट पंजाब के सारे मेडिकल कॉलेजेस का बन रहा था, सिवाय किंग एडवर्ड के। अल्लामा इकबाल से लेकर नीचे तक जितने भी मेडिकल कॉलेज थे, उन सब का मेरा मेरिट बना था। लेकिन मैंने जो है ना वो अपने शहर का जो कॉलेज है, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज, इसको प्रेफर किया और मैं डे स्कॉलर बना। आजकल एंट्री टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, एंट्री टेस्ट की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो डॉक्टर फैसल खान नियाजी साहब ने रिक्वेस्ट की कि जी एक वीडियो बनानी है, बच्चों को मोटिवेट करना है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं जी, बना लेते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेडिकल कॉलेज में किस तरह से एडमिशन लिया जाता है, ताकि आप लोग हमारे एक्सपीरियंस से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, ठीक है। इस वजह से उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो इस वजह से एडमिशन लेने से रह जाते हैं। और मैं आपको सबसे पहले मैट्रिक के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद एफएससी के बारे में बताऊंगा, फिर आपको मेडिकल जो कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट देना होता है, उसके बारे में बताऊंगा। एमडी कैट की तैयारी करने से पहले आपने तीन काम करने हैं, ठीक है। तीन मेन काम है। सबसे पहले आपने सिलेबस जो है वो प्रिंट फॉर्म में निकलवा लेना है, ठीक है। जब आप पढ़ने बैठेंगे हर दफ़ा आपने सिलेबस से देख के देखना है कि ये टॉपिक है कि नहीं है, ठीक है। जो टॉपिक है उसको कर लें, जो नहीं है उसको छोड़ें, वो नहीं आएगा आपके आपके पेपर में, ठीक है। दूसरा काम दूसरा काम आपने ये करना है कि जी आपने एक शेड्यूल बना लेना है कि मैंने जो है ना इतने दिनों में डेली के मैंने ये दो इस चीज़ के दो चैप्टर करनी है, बायो के दो, फिजिक्स के तीन, जैसे आपके वो सही लगता है, ठीक है। मुझसे तो मैक्सिमम जो है ना वो दो चैप्टर हो पाते थे हर सब्जेक्ट के। तो इस तरह से मैंने एक अपना वो स्केड्यूल डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। तीसरा उसूल ये है कि ना तो आपने किसी से इम्प्रेस होना है, ना किसी को देख के आपने जो है ना वो डिप्रेस हो जाना है, ठीक है। इसका मकसद मतलब क्या है? मतलब ये कि आप पहले दिन जाते हो ना अकेडमीज में, ठीक है, तो वो आपसे एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। टेस्ट में वो क्या करते हैं, अगर आपने पहले पहला टेस्ट दिया, ठीक है। अब एक बच्चा टोटल 50 मार्क्स का टेस्ट था सपोज, एक बच्चे ने 49 ले लिए, ठीक है। एक ने जो है ना वो 48 ले लिए, ठीक है। मतलब ऐसे फुल तकरीबन मार्क्स ले रहे थे, ठीक है। आपने उनको देख के अब डिप्रेस नहीं होना है, यार ये तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हैं, ठीक है, मेरा एडमिशन कहाँ हो पाएगा, इनका हो जाएगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। आपने किसी को देख के जो है ना वो डिप्रेस नहीं होना। ना ही आपने फिर ये देखना है कि भी किसी बच्चे के कम आ रहे हैं, तो मैं तो इनसे अच्छा पढ़ने वाला हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने बिल्कुल इसको जो है ना अपने करीब भी नहीं आने देना, ठीक है। आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। पहले दिन सबका यही हाल होता है, किसी के ज़्यादा एमसीक्यू सही है, हो सकता है जिसने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं वो रिपीटर हो, ठीक है, उसने 1-2 साल रिपीट किया हो, तो इस ये वजह भी तो हो सकती है ना, ठीक है। या फिर हो सकता है ये भी होता है कि बाद बात वही जो ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं उनका एडमिशन नहीं होता। अब जो ज़्यादा मार्क्स ले रहा है ये भी तो हो सकता है उसने किसी बुक से रटा मारे हुए हो, ठीक है, उसको ये बताया गया हो कि जी भाई यही एमसीक्यूज़ कर लो, ये आ जाएँगे। तो अगर वो एंट्री टेस्ट में वो एमसीक्यूज़ ना आए, तो वो क्या करेगा? वो किससे टिक लगाएगा? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आनी, ठीक है। लेकिन आप जिसने पूरी किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, सारा कुछ किया हुआ है, सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, फिर एमसीक्यूज़ किसी भी सिलेबस के किसी भी पॉइंट से आ जाए, ठीक है, तो आपने वो टिक आप उसको टिक कर देंगे, ठीक है। इसलिए किसी से ना इम्प्रेस होना है, ना किसी से डिप्रेस होना है, ठीक है। अपनी तैयारी पे अपना फोकस रखना है। कोई एक एमसीक्यूज़ अगर आपका गलत हो जाए, अकेडमी वाले कहते हैं कि ये एमसीक्यूज़ आपका गलत हो गया, तो उसको रेक्टिफाई करना है। अगली बार आपका वो एमसीक्यूज़ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मुसलमान जो है ना एक बार कोई गलती करता है तो फिर दूसरी बार वो गलती नहीं करता, ठीक है। और अगर वो फिर गलती करता है तो फिर वो बेवकूफ़ होता है। एक दफ़ा आपने गलती कर ली, उसको फिर उसके बाद जो है ना आपने उसको दोबारा वो नहीं करनी। अच्छा, इस एक और चीज़ है चौथी, सबसे इम्पोर्टेंट, आपने एंट्री टेस्ट वाले दिन ज़्यादा परेशान नहीं होना। एंट्री टेस्ट से एक दिन पहले जो है ना शाम को आपने अपनी किताबें छोड़ देनी है। अपना स्केड्यूल इस तरह से बनाना है कि एंट्री टेस्ट की शाम को आपने क्या करना है, एक रात जो होगी उससे पहले आपने फ्री हो जाना है खुद को। आपने 3 महीनों में जो कुछ करना था कर लिया। एक रात में आपने कोई तीर नहीं मार देना, ठीक है। अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखें। अगर उस रात भी आपने पढ़ने में गुजार दी तो आप सुबह एंट्री टेस्ट के दौरान आपका माइंड काम नहीं करता, क्योंकि एक तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, ठीक है। उसकी वजह से आपका माइंड सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो नींद पूरी रखनी है एंट्री टेस्ट वाली रात, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को जज्बाती होते हैं, वो ज़्यादा नींद नहीं आती, ठीक है, लेकिन आपने कुछ नींद नहीं आ रही तो फिर भी कोई बात नहीं है, सोए रहें। अकेले सोए रहने से वैसे ही, ठीक है, लेटे रहने से काफ़ी ज़्यादा थकावट दूर हो जाती है। एंट्री टेस्ट वाले दिन सुबह उठें,
नमाज वगैरह पढ़ें, वैसे तो सारे दिनों में आपने नमाज भी पढ़नी है, ठीक है, कुरान मजीद पढ़ें, ठीक है, घर वालों की दुआएं लें, ठीक है, और एंट्री टेस्ट के लिए चले जाएं, ठीक है। एंट्री टेस्ट देने के लिए जब जा रहे हैं, ठीक है, किसी को आपने रास्ते में आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, हाँ भी कितनी तैयारी की है, कितनी दफ़ा रिवाइज किया सिलेबस, ठीक है, आपने बस किसी की कुछ नहीं सुननी, ठीक है, आपने उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालना, बल्कि आपने सर के ऊपर से गुजार देना, उनको अपने सर के अंदर से गुजरने भी नहीं देना, ठीक है। एंट्री टेस्ट आप देने बैठे हैं, तो अब देने का तरीका क्या है? आपने अब फिजिकल पेपर हो रहा है, कोविड खत्म हो गया, ऑनलाइन तो खत्म हो गया, ठीक है, तो आपने एमसीक्यूज जो पहले अटेम्प्ट में आपको एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, वो आपने उसको टिक लगा दें, जो जिसके ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है उसको छोड़ें, नेक्स्ट पे, ठीक है। अगर वो भी उसके ऊपर सोचना पड़ रहा है, तो अगर आपके सीक्वेंस में से 7-10 एमसीक्यूज भी आ जाए ना, तो उनको छोड़ दें, कोई ये भी फिर नहीं सोचना कि भी मुझे तो इंडिया टेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, आपने जो नहीं आता उसको छोड़ो छोड़ो, अगला करो, ठीक है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रही हैं वो होती हैं, ठीक है। फिर आपने जब एक राउंड कर लिया, बेहतर तरीका ये है कि आप जो है ना 7-8 एमसीक्यू जब कर लें तो साथ में बबल भी फिल करते हैं, ठीक है, जिनका कंफर्म हो सिर्फ वो बबल फिल करें, जिनका नहीं आता, ठीक है, जो या फिर जो मुश्किल थे उनके आपने क्या करना है, साथ में उसके एमसीक्यू के नंबर के किताब में सर्कल लगा देना है, ठीक है। अच्छा, फिर आप नेक्स्ट पे एक राउंड हो गया आपका, फिर आप दूसरा राउंड करो, शुरू से करो, ठीक है, फिर उनके अंदर देखो, थोड़ा बहुत सोच विचार करो, उसके ऊपर एमसीक्यू को उसके ऊपर सोल्व करो, स्टेटमेंट्स उनकी अंडरलाइन करो, ठीक है, ताकि वो की पॉइंट्स जो है ना, वो जब आप उसको फार्मूले के बारे में या कि इधर उधर के बारे में सोच रहे होगे, ठीक है, कि इसको कि मैंने कैसे सोल्व करना है, वो जो अंडरलाइन चीजें होंगी वो आपको उसमें हेल्प करेंगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने दूसरे राउंड में आपने थोड़ा बहुत सोचा, अंडरलाइन करके एमसीक्यू जो है ना उसी पेपर के ऊपर सोल्व करके वो भी लगा लिया, जिसके ऊपर डाउट उसको छोड़ते हैं फिर से, ठीक है, उसके ऊपर फिर एक और अलग से डिफरेंट टाइप का कोई निशान लगा दें, ठीक है। फिर आपने जब तीसरा राउंड लगाएंगे तो उम्मीद है फिर आप तो तब सारा ही सोल्व कर चुके होंगे, ठीक है। और ना तो आपने इर्द गिर्द से किसी से मदद की उम्मीद रखनी है, ना ही कोई मदद मिलती है, ठीक है। आप जितना आपको आता है वही सबसे बेस्ट है। अगर आपने किसी से पूछा तो वो आप उसने गलत ही बताना है हमेशा, ठीक है। किसी का कोई हम हमें भरोसा सबके ऊपर है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो मौजूद बैठा हुआ शैतान है ना, उसके ऊपर किसी को कोई भरोसा नहीं है। और दूसरा ये देखें, चीटिंग करना कोई अच्छी बात भी नहीं है, किसी दूसरे का हक मानने वाली बात है, ठीक है। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, वो आपको जो है ना आपका एडमिशन करवाने वाली ज़ात वो है, वो कुछ भी वो कुन कहे तो चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपने उस पे फ़ोकस करनी है। चीटिंग के ऊपर कोई आपने अपना वो ज़्यादा उम्मीद लेके नहीं आना है। जो कुछ आपको आता है वही आपने करना है, ठीक है? और इधर इर्द-गिर्द, इधर-उधर देखने में कोई टाइम ज़ाया नहीं करना, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। काफ़ी सारे लोग होते हैं ईज़ी-ईज़ी एमसीक्यू गलत करके आ जाते हैं, मुश्किल ठीक करके आ जाते हैं। होता क्या है? होता ये है कि वो थोड़े बहुत जो है ना वो कहते हैं अच्छा ये एमसीक्यू ये तो मुझे आता है, उसके बगैर सारे ऑप्शंस पढ़े वो वैसे ही टिक लगा देते हैं। आपने पहले सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर जो ऑप्शन ठीक है वो तो ठीक है ही है, लेकिन आपने साथ में ये वजह भी देखनी है कि जो ऑप्शन गलत है वो क्यों गलत है। जब आपने ए बी सी डी सपोज करें इसमें सी ऑप्शन ठीक है, आपने जब ए को पढ़ना है तो उस ए के ऊपर आपने क्रॉस लगा देना है कि ये जो है ना इसकी मुझे वेरिफिकेशन हो गई है, ठीक है, ये इस वजह से गलत है। जब बी पढ़ा है आपने बी भी गलत है, ठीक है, आपने बी के ऊपर भी क्रॉस लगा दिया, लेकिन वैलिड रीजन अगर कोई आपको उसकी वजह नहीं मिल रही, ठीक है, डी बच गया है, आपको नहीं वजह मिल रही कि ये डी क्यों गलत है, लेकिन आपको पता है कि सी सही है, उसको छोड़ दें एमसीक्यूज को, जब तक आपको उसके 100% श्योर ना हो कि ये ऑप्शन ठीक है तब तक आपने आगे नहीं जाना। एंट्री टेस्ट दे के आगे फिर आप फ्री हैं, अब जो कुछ करें, ठीक है, अल्लाह ताला से दुआएं करें, नमाजें पढ़ें। लेकिन कुछ बंदे क्या होते हैं, एंट्री टेस्ट ये हमारा अच्छा हो गया, नमाजें छोड़ दी, ये नाशुक्री में आ जाता है। शुक्रगुजारी ये है कि आपका टेस्ट अच्छा हो गया है, आप उसके बाद भी आप आपकी नमाजें चलती रहें, आपके रोजे ही चलते रहें, ठीक है, तहज्जुद उठ के पढ़ते हैं तो तहज्जुद भी आपकी वैसे ही चलती रहे। तो सबसे पहले जो है हम मैट्रिक से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक के दो पोर्शन हैं, 9th और 10th। 9th और 10th को स्टडी करने का बिल्कुल सेम तरीका है। आपने इसके अंदर जो है अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से बिल्ड करने हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बेसिक्स हैं, 9th और 10th। 9th के कॉन्सेप्ट जो हैं वो फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन होंगे, और मैट्रिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं 10th के वो सेकंड ईयर में एफएससी में एक्सप्लेन होंगे। तो अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर जो है वो आप जो है एफएससी में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, इसको करने का ये है कि आपने जो है ना 8th क्लास से अपनी हैबिट बनाना स्टार्ट कर देनी है ज़्यादा पढ़ने की थोड़ी बहुत, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना स्टार्ट कर दें, क्लास के जो बच्चे हैं वो नॉर्मल करते हैं, ठीक है, जैसे वो टेस्ट आता है तो फिर तैयारी शुरू कर देते हैं। टीचर ने कहा कि जी कल टेस्ट होगा तो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जब पेपर आए तो उन्होंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बीच के जो डेज़ हैं उनमें वो पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क जो है ना वो 8th क्लास से स्टार्ट कर देना है, ताकि 9th तक आते आते आपकी जो है ना वो हैबिट बन जाए। 9th क्लास में आपने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, और इसके अलावा जो है ना इसमें एक की पॉइंट ये है कि आपने जो है ना वो 9th 10th की जो बुक्स हैं उनको ए टू जी रट्टा मार लेना है, ठीक है।
रट्टा मारने का मकसद ये नहीं है कि जो आपको समझ आई ना आई, ठीक है, आपने उसको वर्ड टू वर्ड याद कर लिया, बल्कि पहले उसको समझना है। जब आपने उसको समझ लिया, फिर आपके लिए वो बुक की जो वर्डिंग है वो याद करना ईज़ी हो जाएगा। अब बुक की वर्डिंग याद करना क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपकी जो है ना वो मेहनत करने की जो है ना वो सलाहियत है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? वो नहीं तो एमबीबीएस में काफ़ी सारे बच्चे इस वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है? क्योंकि वो मेहनत करने के आदी नहीं होते, ठीक है? अच्छा, फिर उसका दूसरा फ़ायदा ये है, इसका आपको एग्ज़ाम्स में फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम्स में फ़ायदा ये है कि आपने जब बुक्स की लाइनें लिखी होंगी ना एग्ज़ाम्स में, पेपर में, ठीक है? तो आगे जब टीचर वो पढ़ेगा, ठीक है? तो आपकी पेपर प्रेज़ेंटेशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, जितना उस वक़्त आपका कंटेंट मैटर करता है। उनको टीचर्स को सारी बुक्स याद होती हैं। तो जैसे ही वो देखें कि बच्चे ने बुक्स की लाइनें छापी हुई हैं, तो वो समझ जाते हैं कि बच्चा पढ़ने वाला है, मेहनती है, ठीक है, इसके हमें मार्क्स ज़ाया नहीं करने चाहिए। वो आपको फुल मार्क्स देगा। मैंने भी ऐसे किया था, ठीक है, मेरे बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ दोनों में चारों में 100% मार्क्स थे। 150, 150, 150, 150। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो है ना इसमें एक और करने का तरीका, इसमें एक और की पॉइंट ये है कि आपने जो है ना एग्ज़ाम से 3 महीने पहले तक आपने नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है? आप अगर कुछ एक्स्ट्रा उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, आजकल तो यूट्यूब अवेलेबल है, ठीक है, गूगल है। हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी अवेलेबल था। तो हमने तो वो उससे फ़ायदा नहीं उठाया, ठीक है, लेकिन ये जो है ना हमने गलती की थी वो आपने नहीं करनी। थोड़ा-सा गूगल से और अपने यूट्यूब से जो है ना एक्स्ट्रा उसमें थोड़े बहुत जो है ना वो आपने करते रहना है। अगर आपके घर में बहन भाई पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, वो आपको एफएससी का थोड़ा बहुत उसमें बताएँगे। तो इससे होता ये है कि आपकी ना पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा होती है। दिलचस्पी पैदा होती है तो फिर आपके जो वर्क है ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। तो आम सा वर्क तो बाकी सारे बच्चे कर लेते हैं, तो फिर आप उनसे जो है ना एक स्टेप थोड़ा-सा आगे हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसमें जब 3 महीने बच जाएँगे पेपरों को, ठीक है, तो फिर आपने अब नंबरों के लिए पढ़ना है। नंबरों के लिए पढ़ने का तरीका ये है कि आपने जो है ना उसमें पास पेपर्स को करना है, ठीक है। 9th-10th में ऑलमोस्ट 60% पेपर जो है ना वो पास पेपर से आता है, ठीक है। ये हमने बिल्कुल आपने वो देखा हुआ है। हमारी बारी पे बिल्कुल ऐसे ही होता था, ठीक है। मैं लाहौर बोर्ड से पढ़ा हूँ, ठीक है। मुझे पढ़ाने वाले जो टीचर्स थे वो लाहौर बोर्ड के भी थे, बहावलपुर बोर्ड के भी थे। तो मेरा जो है ना वो थोड़ा-सा 2 बोर्ड्स का एक्सपीरियंस है। तो मैंने तो यही ऑब्ज़र्व किया कि जो जिसने बुक की लाइनें लिखी हैं और जिसने पास पेपर अच्छे किए हुए हैं, ठीक है? तो उसके मार्क्स को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, 9th में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर मैट्रिक के जो प्रैक्टिकल्स हैं, उनमें टीचर्स फिर आपको फुल मार्क्स भी लगवा देते हैं। इस तरह से थोड़ा-सा एज मिल जाता है। 9th-10th की जो है ना एमडी कैट में, एंट्री टेस्ट में ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन इसकी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो इसलिए क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक अच्छी होती है तो फिर जाके आपका एमडी कैट, एफएससी अच्छी होती है। अब आप बात करते हैं एफएससी की, ठीक है? एफएससी में थोड़ा-सा डिफरेंस है स्टडी करने का। उसमें ये है कि जी आपने करना ये होता है कि एफएससी में ज़्यादा रट्टा नहीं मारना होता। रट्टा सिर्फ़ उस चीज़ को आपने मारना है। मैं फिर ये बात क्लियर कर दूँ, ये रट्टा नहीं है। रट्टे का मकसद ये नहीं है कि आपने बिल्कुल लाइनें क्रैम कर ली ए टू ज़ेड, ठीक है? समझ आई, नहीं आई, पहले आपने चीज़ को समझना है, ठीक है? चीज़ को समझने के बाद आपने बुक्स की लाइनें जो है ना वो याद करनी है, ठीक है? अच्छा, सिर्फ़ लॉन्ग क्वेश्चन्स जो हैं, जो आपको पता है कि ये स्पेसिफिक है, इसमें आना है, ये जो है ना वो मशहूर होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन्स कुछ, ठीक है? इश्तिहारी जिनको कहें तो ज़्यादा वो बुरा नहीं होगा, ठीक है? तो वो उनको आपने रट्टा मारना है और साथ में डेफिनिशन को। ज़्यादा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको ज़्यादा वो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके सिर्फ़ कांसेप्ट्स लें, उसको एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करें, ठीक है? एमसीक्यू से ये एक बात याद रखें कि कोई भी सेंटेंस है जिसका जो हम ऊपर वाली लाइनें भी रिमूव कर दें, नीचे वाली लाइन्स भी रिमूव कर दें, ठीक है? तो उसका अगर एक सिंगल सेंटेंस जो है ना वो अपनी एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो उसके एमसीक्यूज़ आने का चांसेस है। बायो में जो है ना वो आपने ये याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो बायो की अक्सर लाइनें भी आ जाती हैं एमडीकैट में। ठीक हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद इसको मैं आपको सब्जेक्ट वाइज़ बताता हूँ। बायो में जो है ना आपने करना ये है कि जी बुक्स की लाइनें ज़्यादा याद करनी है, ठीक है? डायग्राम्स को अच्छे तरीके से करना है। डायग्राम्स के नीचे जो ब्लू लाइन्स में थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है फिगर्स की, ठीक है? आपने उनको भी अच्छे तरीके से करना है, वहाँ से भी एमसीक्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है? अच्छा, केमिस्ट्री में जो है फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक है, ठीक है? वहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो रिएक्शंस वगैरह नहीं है, ठीक है? तो लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? वो उसको भी आपने अच्छे से करना है, ठीक है? उसकी भी हाफ वेटेज है। सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक आ जाती है। ऑर्गेनिक में जो है ना आपने इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा होगा। डेली आपने आके उस चीज़ को करना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी, ठीक है? जो आपने वो बताया उनको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अंडरलाइन करते रहना है, ठीक है? जब आप अंडरलाइन करते हैं ना तो फिर आपकी जो है ना आई साइट काम करती है, आपकी सेंस ऑफ टच काम करती है, आपकी आपकी पूरी बॉडी उसमें जो है ना वो
उस लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाती है, तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है, चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा, जो सिलेबस में जो टॉपिक नहीं है उसको छोड़ दो, चाहे बीच में वो सिर्फ पैराग्राफ की 2 लाइनें ही थी, ठीक है, वो सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है तो उसको छोड़ दो, वो आपके एमडी कैड में नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में सारा खेल डेरिवेशंस का है। डेरिवेशंस जैसे आपको अकेडमी वाले करवाएं वैसे ही आपने करनी है, ठीक है। वो आपको जहाँ घुमा के ले जाएं आप उधर ही आराम से अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है, उधर ही घूम के चले जाएं। डेरिवेशंस आपको इस तरह से आनी चाहिए कि अगर एक चैप्टर है, ठीक है, उसके अब उसके कोई मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके अंदर वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। अब वेलोसिटी के अंदर आपको अगर कोई वो इस तरह से वो दे सकते हैं क्वेश्चन की उस वेलोसिटी की जगह आपको डिस्टेंस या टाइम उसके ऊपर डाल दें, ठीक है, उसमें से डिस्टेंस या टाइम उसको जो है ना वो क्या कहते हैं उसको ओमिट कर दें और वो आपका एमसीक्यू आ जाए। एक तो मैंने इसे छोटी सी मिसाल दी है, मतलब कि कोई इक्वेशन इस तरह से भी वो आपको एग्जाम में दे सकती हैं कि एक फार्मूले के अंदर आपसे आपको 3 से 4 चीज़ें जो है ना, वो 3 से 4 फार्मूले ज़्यादा न्यू डालने पड़े, ठीक है? तो अपने आप को इस तरह से तैयार करना है। डेरिवेशंस जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने एमडी कैड में उतना ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, इतना ज़्यादा एमडी कैड का पेपर वो तूफ़ान भी नहीं होता, ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन फिर भी है कि ना आपने वो जो है ना तकरीबन 75% पेपर सारे बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं। जो 25% होता है ना उसने मेरिट का क्राइटेरिया जो है ना वो डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। उसने बताना होता है कि कौन से बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे, तो आपने अपने आप को उस लिहाज से तैयार करना है। लेकिन वो 75 भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 25% के लिए अपने आप को तैयार किया है, बहुत ही हाई लेवल की अपनी तैयारी की हुई है, ठीक है जी, और सादा सादा चीज़ें आपने छोड़ी हुई हैं, तो सादा चीज़ों में आप फंस के रह जाएंगे। मेरे खुद एक कज़न के साथ ऐसा हो चुका है, उसने फिर एम डी कैट रिपीट किया है, उसको मुश्किल चीज़ें आती थी, आसान नहीं आती थी। अच्छा, फिर केमिस्ट्री के ऊपर आ जाए, केमिस्ट्री के ऊपर भी बिल्कुल यही सेम चीज़ है। आपको जो है ना रिएक्शंस आनी चाहिए, रिएक्शंस की कंडीशंस आनी चाहिए, किस टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है, कहाँ पे हीट हो रही लेनी पड़ती है, कहाँ पे वो रिलीज हो रही है, कौन सा एंडोथर्मिक कौन सा एक्सोथर्मिक है, उसमें आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में जो है ना काफ़ी बच्चे मार खा जाते हैं, उनकी कॉलेज में उनको इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, ठीक है, उनको अच्छे से ग्रामर नहीं करवाई जाती। यहाँ पर आती हैं ना तो उनकी जो है ना वो क्वेश्चन आंसर होती हैं, सिर्फ ग्रामर होती है एमडी कैट में। तो आपने करना ये है कि एफएससी में कोशिश करनी है कि अच्छी से अच्छी जो आपने अपनी तैयारी रखनी है, ठीक है। जब आपकी तैयारी अच्छी सी होगी ग्रामर की, ठीक है, मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, तो एमडी कैट में आएंगे, यहाँ पर आपको रूल्स बताए जाएंगे, डेली आपको जो रूल्स बताएं वो आपने करने हैं, ठीक है। उनकी आपने प्रैक्टिस बुक्स ले लेनी है, ठीक है। प्रैक्टिस बुक्स नहीं है तो जितने एमसीक्यूज हैं उस बुक के ऊपर, ठीक है, जो सिलेबस वाली है उसको नीचे एग्जाम्पल्स में से आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एमडी कैट की तैयारी करते वक्त आपने एक और बात याद रखनी है, आपने थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना है, ठीक है। पूरे मुल्क में तकरीबन 1 लाख प्लस बच्चे जो है ना वो मैं सिर्फ ये पंजाब के बताता हूँ, पंजाब में तकरीबन 1 लाख प्लस बच्चे एमडी कैट की तैयारी करते हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3,000 सिलेक्ट होते हैं, मतलब कितने माने सिर्फ 3% बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज में जिन्होंने जाना है, ठीक है। तो अगर आपने अपने आप से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करवाया है, तो फिर जाके आपने थोड़ी सी ना वो उनसे जो है ना वो आप में और उनमें थोड़ा सा फर्क आएगा। अगर आप भी उनकी तरह डेली जो पढ़ाया उन्होंने वो आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना है। और एक मुस्तकिल मिजाजी जो है ना एमडी कैट में ये बहुत ज़्यादा वो मैंने रखती है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने थक गया तो मैं जी 1 हफ्ता छुट्टी करता हूँ, ठीक है, 1 हफ्ता ऐसे करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ता, ठीक है, फिर 1 हफ्ते के बाद मैं अच्छे से तैयारी स्टार्ट करूंगा। जब आपने 1 हफ्ते का ब्रेक लिया तो फिर ये याद रखें कि जब 8वें दिन आप पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, तो फिर आपका वो टेम्पो और वो जो है ना जोश वो खत्म हो चुका होगा, आप लेजी हो चुके होंगे। अगर आपने थक गए हैं, ठीक है, तो महीने के बाद 1 दिन का ब्रेक लें। 1 दिन में आपने फिर ये नहीं करना कि फ़िल्में देख लें, ड्रामे देख लें, इससे माइंड आपका और ज़्यादा फेड अप हो जाएगा। आपने किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करना है। कहीं बाहर घूमने चले जाएँ, आउटिंग के लिए चले जाएँ। अगर बाहर नहीं जा सकते कि साथ में कोई चाचू-मामू का कोई घर है, वहाँ पे चले जाएँ, ठीक है। वो भी नहीं है तो फिर ऐसे खुद ही बाहर निकल जाएँ, कोई वॉक शॉक करके आ जाएँ, ठीक है। नींद पूरी कर लें, ठीक है। नींद आपने अपनी पूरी रखनी है। एमडी कैड में आप कोई कॉलेज नहीं जाना होता, ठीक है, सिर्फ अकेडमी जाना होता है। तो कुछ बच्चे जो है वो ऑनलाइन भी तैयारी करते हैं, ऑनलाइन करते हैं तो उनके लिए भी बेस्ट ये है कि आप सुबह उठो नमाज के टाइम, सुबह उठ के आपने क्लासेस स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। 12 बजे तक 2 बजे तक जितनी भी आपकी क्लासेस चलती हैं क्लासेस लें।
रात को 10-11 बजे तक आपने सो जाना है। नींद अपनी पूरी 6 घंटे की रखनी है। 6 घंटे से ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, ठीक है? इससे ज़्यादा नींद लेंगे तो आपका जो है ना थकावट और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? पढ़ने को दिल नहीं करेगा। कम नींद लेंगे तो आपका माइंड जो है ना वो फ्रेश नहीं रहेगा, तो फिर भी आपको पढ़ने का दिल नहीं करेगा। अच्छा, जो बच्चे अकेडमी जाते हैं, ठीक है? उनका अगर अकेडमी का टाइम 10 बजे से शाम को 2 बजे 3 बजे तक है, ठीक है? तो वो भी उनके लिए भी बिल्कुल सेम फार्मूला यही है। वो सुबह उठेंगे, सुबह माइंड फ्रेश होता है, ठीक है? नींद पूरी करेंगे। अल्लाह ताला ने रात रेस्ट करने के लिए बनाई है, दिन काम करने के लिए बनाया है। तो अगर नेचर के अकॉर्डिंग खुद को लेके चलेंगे तो आपकी जो है ना वो आउटपुट मैक्सिमम होगा। अच्छा, फिर 5 बजे उठते हैं, ठीक है? नमाज़ पढ़ते हैं, पढ़ने बैठ जाओ। 10 बजे तक बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मतलब काफ़ी कुछ कर लेते हैं, ठीक है? इस दौरान आपने याद कर लिया, अकेडमी से आए, थोड़ा-सा रेस्ट किया, आधे घंटे का, ठीक है? नमाज़ें वगैरह का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, नमाज़ के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है? और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं बहस करने वाले, कहते हैं जी नॉन मुस्लिम्स तो नमाज़ ही नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला ने उनको उनकी मेहनत का अजर इस दुनिया में दे देना है, आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है? उनकी मेहनत भी ज़ाया नहीं जाती, लेकिन हमारी जो है उसमें हमने आखिरत में भी अजर लेना है, तो फिर हमें थोड़ा-सा दुनिया में लेने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। वैसे भी इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ताला ने पैदा ही इबादत के लिए किया है, ठीक है? और अपना रवैया दूसरों के साथ अच्छा रखना है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद आपने जब अकेडमी से वापस आएँगे, तो फिर भी आपके पास काफ़ी टाइम है रात को 10-11 बजे तक पढ़ने के लिए, ठीक है? और इस दौरान जो है ना आपने अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ से खुद को हटा लेना है। एमडी कैट एमबीबीएस कुर्बानियाँ माँगता है। जो बंदा कुर्बानी नहीं दे सकता, वो एमबीबीएस भी नहीं कर सकता, ठीक है? अगर कोई आपको पढ़ने वगैरह का दिल करता है, कोई एक लिस्ट बना लें, अलग से रख लें, उसके ऊपर लिखते हैं जी जब मैं एमडी कैट का पेपर दे के आऊँगा, ठीक है? तो मैंने फलाँ मूवी देखनी है, मैंने फलाँ बंदे के पास जाना है, मैंने फलाँ बंदे को मिलना है, ठीक है? अगर आपने कोई सुई भी लेनी है तो उसको भी लिखना है, ठीक है? ये एक मोटिवेशन है एक तरह की, जी मैंने फलाँ चीज़ लिखी हुई है एमबीबीएस, जैसे मैं एमडी कैट का एंट्री टेस्ट दे के आऊँगा, मैंने फ़ौरन ये चीज़ें करनी है। फिर तो चाहे आप जो कुछ करते रहें टेस्ट के बाद। लेकिन टेस्ट से पहले आपने ऐसा-वैसा कुछ नहीं करना। ये टाइम ज़ाया करने वाली और अपने आप को एक डेविएट करने वाली बात हो गई। ठीक है? अच्छा, अच्छा जी, आप सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक है, ठीक है? ऑर्गेनिक में इक्वेशंस बहुत हैं। इक्वेशंस को करने का सिंपल तरीका ये है कि आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करनी है जैसे मैथ की होती है, ठीक है? मैथ में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आती हैं, ठीक है? वरना नहीं आते। तो इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस किया तो आपको याद हो जाएँगे। मुझे खुद जो है ना वो एक चैप्टर को मैं 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस करता था, फिर भी कुछ समझ नहीं आती। मतलब एक चीज़ समझ तो आ जाती है, लेकिन वो एक जो है ना जैसे याद होने वाला वो अच्छे तरीके से कांसेप्ट बनने वाली चीज़ है ना, वो नहीं होती थी। मतलब उस वक़्त टाइम पे तो आपको हो जाती है। जैसे ही आपने चैप्टर बंद किया, ठीक है, आपको फिर से सारा वो ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो आपने जो है ना पहले उसके चैप्टर की एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। आपको सारे जैसे वो माशाल्लाह लाइक फ़ाइक होते हैं आप लोग, ठीक है? तो आपको पहले से याद हो जाएगा। फिर आपने जब एक दफ़ा कर लिया उस चीज़ को, ठीक है? तो आपने उसकी जो है ना आपने एक ओवरव्यू ले लेना है। ओवरव्यू का क्या मकसद है? जैसे चैप्टर है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ठीक है? इसके अंदर कौन-कौन से रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन के कौन से रिएक्शन है, रिडक्शन के कौन से रिएक्शन है, इनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस जो भी है, इनके यूजेस वगैरह, ठीक है? इस तरह से आपने करना है। अच्छा, फिज़िक्स की बात करनी है, फिज़िक्स में जो है ना आपने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने हैं। लोगों काफ़ी सारे लोग फिज़िक्स की वजह से मार खा जाते हैं। एंट्री टेस्ट में जो है ना आपके काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट जो है ना 75% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी के होते हैं, न्यूमेरिकल्स के होते हैं। तो आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये तो था आपने साल के जो है ना पेपरों से 3 महीने पहले तक मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा था, ठीक है? जैसे ही फिर एग्ज़ाम आएँगे, फिर आपने अपनी स्टडी को जो है ना वो मार्क्स की तरफ जो है ना वो इनक्लाइन कर देना है, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान है, ठीक है? इसमें जब तक आप नंबर नहीं लेंगे, ठीक है? आपको कोई आगे नहीं पूछेगा, चाहे आपको जितना कुछ आता हो, ठीक है? तो आपने ये एफएससी को करने का तरीका था, ज़्यादा इसमें रट्टा नहीं मारना आपने, ठीक है? मैट्रिक में जो है वो प्योर रटा था, एफएससी में बिल्कुल भी ज़्यादा रट्टा नहीं है, ठीक है? इसको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है और एफएससी में आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आगे जो है ना वो ढीले हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ से अपने आप को बचना है, ठीक है? कॉलेज में आपने अच्छे से क्लासेस लेनी है, उनको वापस आके डेली से पढ़ें, ठीक है? इसके अंदर मैं आपको अपनी रूटीन बताऊँ, सुबह मैं उठता था, ठीक है, 5 बजे, 5 से साढ़े 6 तक इसमें नमाज़ और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ वगैरह। एक्सरसाइज़ का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, जो बंदा डेली का अपने लिए अपनी सेहत के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता, मेरे ख्याल में उसको जीने का भी कोई हक नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप सेहत होती है, ठीक है, तो फिर तभी आपका जो है ना वो ब्रेन अच्छे से काम करता है, ठीक है? ए साउंड बॉडी हैज़ ए साउंड माइंड, ठीक है? जब आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही, तो माइंड ने क्या काम करना है? अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना आपने जैसे 3 महीने रहते हो, आपने उसके वो अपने आप को जो है ना उसमें कर लेना है, नंबरों वाली साइड में, ठीक है? आपने अपनी पेपर की प्रेज़ेंटेशन पे भी वो आपको फ़ोकस होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपका कंटेंट के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए, ठीक है?
आपने बायो बायो का जब पेपर देना है उसके अंदर जितनी ज़्यादा डायग्राम आप बना सकते हैं ना, उतनी ज़्यादा बना के हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके मार्क्स पक्के करने वाली हैं, ठीक है? मुझे खुद अभी तक याद है, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं मेरे कोई 30 32 होती हैं उनमें से। अच्छा, फिर जो है ना उसमें आपने डायग्राम्स बनानी है। मुझे अभी भी याद है, मैं एफएससी के पेपर में जो है ना जब बायो का पेपर था, ठीक है? उसमें मैं कोई 15-16 डायग्राम्स बना के आया था, ठीक है? अच्छा, उसमें फिर लास्ट में जो है ना उसका फ़ायदा मुझे मैं आपको बताता हूँ। उसका मैं पेपर में डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा बना के आया, ठीक है? लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया था ग्लाइकोलाइसिस का। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मुझे क्वेश्चन आता था, ठीक है? मैंने अब क्या किया, मैंने सिर्फ़ वो रिएक्शन लिख दिया। उसके साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं कि इसमें आप फॉस्फोराइलेशन हो रही है, डीफॉस्फोराइलेशन हो रही है, वो मैंने नहीं लिखे। उसकी वजह से डायग्राम्स की वजह से मुझे एचजीए मिला कि उस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे मेरे हाफ मार्क्स बन रहे थे, उन्होंने मुझे मेरा सिर्फ 1 मार्क काटा, ठीक है? और मेरे 84 नंबर आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद आपने फिज़िक्स के अंदर ये करना है कि जहाँ पर आपको कोई डेफिनिशन आए, उसका यूनिट आता है तो आप उसका यूनिट लिखें, ठीक है? और इसके अलावा आपको उसकी जो है ना वो एक डेफिनिशन में कोई फ़ॉर्मूला वगैरह आता है, उसका फ़ॉर्मूला भी लिखें। केमिस्ट्री में अगर कोई बात करते हैं, ठीक है, रिएक्शन की, कहते हैं फलां रिएक्शन को डिस्क्राइब करें, तो उसकी इक्वेशन लाज़मी लिखनी है आपने, ठीक हो गया? अच्छा, अब आती है एमडी-कैट की तरफ। एमडी-कैट में आपकी गेम बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है? एफएससी में और थी, वहाँ पे रिटन था, ठीक है? एमसीक्यूज़ बहुत कम थे, यहाँ पे सिर्फ़ एमसीक्यूज़ होते हैं। तो थोड़ा-सा स्टडी का जो पैटर्न है ना, वो चेंज हो जाता है। इसमें भी रटाफिकेशन जो है ना, वो सिर्फ़ बायो में चलेगी। बाकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन सब में आपके क्या चलेंगे, कांसेप्ट चलेंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें सबसे पहले बायो की बात करते हैं, एमडी-कैट में आपने बायो कैसे करनी है? बायो के आपने जब अकेडमी में जाना है, अकेडमी के बगैर आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है? अगर आपने खुद से तैयारी की, अगर तो आप बहुत ही ज़्यादा जीनियस हैं, ठीक है? तो फिर तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? लेकिन काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल ही होते हैं। मैं भी कोई ज़्यादा वो लाइक-फाइक नहीं था, ठीक है? क्लास में कभी मेरी ना बोर्ड में पोज़ीशन आई, बस क्लास में दूसरी, तीसरी इस तरह से चलता रहा है, ठीक है? तो आपने करना ये है कि जो है ना, टीचर ने जो अकेडमी में लेक्चर दिया है, उसके नोट्स बनाएँ। ठीक है? नोट्स आपने ए टू ज़ी जो टीचर ने बोर्ड के ऊपर लिखा है वही आपने अपने रजिस्टर के ऊपर छाप लेना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स आपके पहले से अच्छे बने हुए होंगे, ठीक है? मैंने आपको बताया कि आपने एफएससी में किस तरह से स्टडी करनी है, यहाँ पर आपको ज़्यादा फिर मुश्किल नहीं होगी। फिर आपने उन नोट्स को जब वापस आएँगे घर में, ठीक है? या हॉस्टल में जो कुछ बच्चे रहते हैं, तो आपने आके उनको डेली का डेली काम करना है। जब टेस्ट आएगा, टेस्ट के ऊपर भी आपने फ़ोकस करना है। देखें, एमडी-कैट में आपके ऊपर जो है ना चीज़ों का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे मैनेज करना है। जब आप एमबीबीएस में आओगे, तो फिर बर्डन इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है? तो चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी आपको। हर कोई इस फेज़ से गुज़र के जाता है, ठीक है? आपको भी इससे गुज़रना है और अच्छे से गुज़रना है, ठीक है?